आई जस्ट वॉन्ट टू लेट यू नो, SRA में आपको माइनर सब्जेक्ट है ये, राइट। एंड DGS में अगर आप देखोगे तो मोस्ट अप्रोक्सीमेटली दे आर आस्किंग जस्ट लाइक 5 क्वेश्चन इफ यू हैव गॉन थ्रू दिस क्वेश्चन। SRA को हम 2 लेवल में पढ़ेंगे, फर्स्ट दैट इज ओल्ड लॉ एंड देन अनदर दैट इज अमेंडेड लॉ, राइट। नाउ इसके अलावा एक चीज हम और देखेंगे कि जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका नेचर क्या है, राइट। ऑनलाइन स्टूडेंट, am I audible to all of you? Okay, can we continue the class? Okay, so SRA, we are not going for historical aspect because historical is not going to be asked in your examination. Historical नहीं देखेंगे, but 9th लॉ कमीशन रिपोर्ट आप एक बार देख लीजिएगा। सेकंड, एक चीज, इसका नेम, इसका एक्सटेंशन एंड डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, राइट। ये तो बेयरक्ट की लैंग्वेज है, तो आई होप आप लोग इसको कर ही लोगे, ठीक है। तो नेम क्या है इसका, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, which is simply, now just come to the extent. I hope you understand that Jammu and Kashmir, which was a particular state where कोई भी law आपका generally apply नहीं होता था, but with the, वो मुझे बताओ, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट याद रखिएगा, बिकॉज हो सकता है वो आपसे पूछे कि SRA जम्मू एंड कश्मीर में इस पर्टिकुलर डेट से इन्फोर्स हो रहा है, तो दैट फॉर दैट पर्पस आप उसका डेट ऑफ इन्फोर्समेंट बताओ मुझे, क्या इज इट, 31 अक्टूबर या 31 अक्टूबर 2019, राइट। तो एक तो आपका ये नेम एंड एक्सटेंशन हो गया। डेट ऑफ इन्फोर्समेंट आपको 2 देखनी है, एक आपको ओरिजिनल जो लॉ है विच इज ऑफ 1963, इसका डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, एंड सेकेंड थिंग इज दैट जो आपका अमेंडेड लॉ है 2018 का, इसका डेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या है। तो आई होप यू नो बोथ ऑफ दिस डेट ऑफ इन्फोर्समेंट। डेट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ SRA 96, पहली बात तो रेज योर हैंड्स, हाउ मेनी ऑलरेडी हैव रेड दिस SRA। आराम से करो, आई एम नॉट गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन, विद ब्रेवरी आप कह सकते हो कि यस मैंने पढ़ा है। कुछ लोग तो ऐसे बोल रहे हैं काम चल ही जाएगा नीचे करने में। आई होप सभी ने पढ़ा है। तो SRA जो है नॉर्मली पढ़ा है, बड़ा सिंपल सा इजी सा लॉ है जो आपको सिर्फ 42 सेक्शन प्रोवाइड करा रहा है, और आपको बोल रहा है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सिंपली ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर कोई पार्टी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करती है तो सिंपली आप कॉम्पनसेशन ले सकते हो अंडर सेक्शन 73 and 74 of Indian contract, right? So this is something which is very easy. Now, as a lawyer, as a persons who are very well aware of the law, they don't want compensation, they want मुझे वही same remedy चाहिए for which the person has promised to me. Suppose A and B के बीच contract, B कहता है मैं आपको X प्रॉपर्टी डिलीवर करूंगा, राइट। आफ्टर दैट वो भूल जाते हैं कि उसको वो प्रॉपर्टी डिलीवर करना है, आपको बुरा लगेगा। 2 पर्सन ऑर्डिनरी पर्सन क्या करेगा, भाई कुछ नहीं तो कंपनसेशन दे दो। एज अ लॉयर आप क्या करोगे, कैसा कंपनसेशन, सेम प्रॉपर्टी, हाउ यू विल रिकवर द सेम प्रॉपर्टी, नॉट अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, वेयर यू विल हैव टू मूव ऐसा। So basically, the introduction is specific relief act is simply providing you the same remedy for which you have claimed for. First thing. Second thing is that always remember ये एक civil suit है. It's mean that you can get the remedy only by seeking the suit. आप जब तक सिविल सूट फाइल नहीं करोगे आपको SRA में रेमेडी नहीं मिलेगी। सो दिस इज फर्स्ट थिंग। नाउ एक चीज और, कुछ लोग कहते हैं SRA एग्जॉस्टिव है, इज इट, लिमिटेड है। देखिए मैं SRA पढ़ाऊंगी नहीं आपको फॉर श्योर, आई विल जस्ट आस्क द क्वेश्चन, आई विल जस्ट गो थ्रू द डेप्थ ऑफ योर नॉलेज एंड देन ट्राई टू ब्रश इट अप। सो आई होप यू अंडरस्टैंड ये एग्जॉस्टिव है या नहीं, नहीं है। व्हाई इट इज नॉट एग्जॉस्टिव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्चुअली एग्जॉस्टिव, लॉ इज एग्जॉस्टिव, इट्स मीन, okay Arjun, yes, it's mean that law is not exhaustive if other laws are also providing you some kinds of remedies. If you are saying that SRA में आपको remedy चाहिए, अगर मैं कहूँ SRA में नहीं मिलेगी तो कहाँ मिलेगी, इंडियन CPC is providing you procedure only, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट में मिलेगी, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं मिलेगी तो कहाँ मिलेगी,
माइंड को थोड़ा ओपन करो. टॉर्ट लॉ. Tort is also talking about the remedy of civil breaches. Now just come to the Indian contract. Yes, it is also. Now just come to the partnership. It is also providing some kind of remedy. Just think about any other special personal laws, local laws, anything else. Local laws ही provide करते हैं. तो simply exhaustive नहीं, ये बात आपको समझ में आ गई. Exhaustive है? It's mean no. SRA is not exhaustive. अब क्वेश्चन आता है क्या ये सिविल है? सिविल मैटर्स होते हैं ओनली? प्लीज रिमेंबर, इसके लिए हम सेक्शन 4 को अच्छे से समझेंगे. सेक्शन 4 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हालांकि प्लीज़ लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं कुछ भी आपको ऐसा नहीं पढ़ाऊंगी जो आपका डीजीएस मेंस और प्रीलिम का फोकस ना करे. तो अभी हम सिंपली प्रीलिम देख रहे हैं, इसका मतलब आई एम ट्राइंग कि वो सारे क्वेश्चंस आपको कवर हो जाएं जो एसआरए में डीजीएस में पूछे गए हैं. तो आई हैव गॉन थ्रू दिस सेक्शन 4, शायद नहीं पूछा गया, बट क्या पता पूछ ले. ऑब्वियसली इट मे हैपन. सेक्शन 4 की सिंपली अगर आप लैंग्वेज देखोगे, आई एम गोइंग टू द बेयर एक्ट आल्सो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट गो थ्रू सेक्शन 4 ऑफ एसआरए. ओके, सो सेक्शन 4 व्हाट सिंपली सेज, सेक्शन 4 सिंपली कहता है इट सिंपली अप्लाइज टू द सिविल मैटर्स. मेयरली पैनल लॉ के लिए आप इसे अप्लाई नहीं करोगे. इसका एक वर्ड है दैट इज मेयरली, इसको याद रखना. ये सिंपली कह रहा है कि एसआरए आपका सिर्फ और सिर्फ सिविल मैटर्स पर अप्लाई होता है, लेकिन मेयरली अगर कोई पैनल लॉ है तो वहां पर अप्लाई नहीं होता. ये जो मेयरली वर्ड है ये सिंपली सिग्निफाई करता है कि अगर कोई मैटर इज अ मिक्स ऑफ पैनल एंड सिविल मैटर्स, यू कैन टेक द ब्रीच ऑन दैट ब्रीच फॉर सिविल इशू. मैंने आपको एक एग्जांपल भी मैं बता दे रही हूँ. सपोज करो ए और बी, ठीक है. बी एक आर्टिकल में एक मैटर पब्लिश करता है विच इज डिफेमेटरी इन नेचर, ठीक है. इज इट डिफेमेटरी आर्टिकल है. ये जो ए है इसको पता चलता है कि ये एक आर्टिकल लिख रहा है जिसमें मेरे बारे में ऐसा कंटेंट है जो कि डिफेमेटरी इन नेचर है. ए क्या करेगा मुझे बताओ. एंड सिंपली ए कहेगा फर्स्ट वन थिंग इज दैट कि आप यहाँ पर अगर इसने आर्टिकल पब्लिश कर दिया है, फर्स्ट पार्ट में आ गया, सेकंड में आना है सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी. आप उसके अगेंस्ट डिफेमेशन का केस फाइल करोगे. आप बोलोगे ही हैज डन समथिंग विच इज वेरी डिफेमेटरी इन नेचर. अब ये मुझे बताओ, एक चीज ध्यान रखिएगा, इसी में बी ने कुछ लिखा है जो डिफेमेटरी है. ये आर्टिकल पब्लिश हो चुका है, ये सर्कुलेट होना है. ध्यान से सुनिएगा. अगर ये ए को लग रहा है एक तो आपने मेरे बारे में इतना खराब लिख दिया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, 499-500 मुझे याद है, मैं आपके लिए केस फाइल करूंगा. लेकिन एक और टेंशन है मुझे, वो ये कि ये आर्टिकल सर्कुलेट होकर पब्लिक में जाएगा. क्या करोगे इसके लिए? विल यू ब्रिंग अ सूट विच इज ऑफ सिविल नेचर फॉर इंजंक्शन, यस और नो? तो इफ यू आर सेइंग दैट यस मैम, हम सिविल सूट फाइल कर सकते हैं और इसको रोक सकते हैं कि आप इसको सर्कुलेट ना करो, तो मैं कह रही हूँ ये प्रॉपर मैटर क्रिमिनल मैटर है. वाई यू आर टेकिंग दिस सेक्शन 4? सो प्लीज रिमेंबर सेक्शन 4 मेयरली वर्ड सेज अगर कोई मैटर प्योरली पैनल है तब नहीं लाओगे. बट इफ इट इज अ मिक्स ऑफ सिविल एंड पैनल, if the consequence is of civil nature, then you can take that part of circumstances which may create civil remedy. I hope you understand. तो सेक्शन 4 में यहाँ ये चीज पूछी जा सकती है आपसे कि सेक्शन 4 आपको बताता है कि एसआरए प्योरली अ सिविल लॉ है. वन थिंग यू अंडरस्टैंड. सेकेंड थिंग, नो इट मे अप्लाई इन वन ऑफ द मैटर इन विच सम पार्ट विच इज इंसिडेंटल इन नेचर. तो आप ये वर्ड याद रखिएगा. अगर यहाँ पर ऑप्शन में मिले आपको कि अगर इंसिडेंटली अगर ये सिविल हो रहा है तो अब भी क्या सारे बार्ड है? नो. सो प्लीज रिमेंबर जो मैंने आपको बताया कि डिफेमेशन के लिए चार्जेस करो, लगा दो 499, बट अगर उस मैटर को सर्कुलेट होने से रोकना चाहते हो, यू डोंट नीड टू वेट फॉर दिस प्रोसिक्यूशन विच इज क्रिमिनल इन नेचर. सिंपली जाओ सिविल सूट फाइल करो और बोलो जो होना है वो आप करते रहो, जिम आपसी फिलहाल इसको सर्कुलेट होने से रोक दो. ठीक है, दैट इज व्हाट. तो सिंपली अब हम एसआरए में एक चीज तो समझ गए बेसिक. एसआरए क्या है? सिविल है, सिविल मैटर्स में अप्लाई होता है. एसआरए इज नॉट एग्जॉस्टिव. एसआरए विल हैव टू टेक इनटू 2 ways, ओल्ड लॉज, अमेंडेड लॉज. नाउ जस्ट कम टू 3 थिंग्स. हम बात कर रहे हैं रेमेडीज की, ठीक है.
specific relief act. So specific means what? That a particular thing which you are claiming for, it mean not other thing. जो मैं मांग रहा हूँ मुझे वो दो, बाकी if and but मत लगाओ, कुछ different मत दो. So that is what. Now just come to relief. The relief word means that particular remedy which you can attain by bringing a suit and the civil court is providing you. ठीक है, तो प्लेंट फाइल नहीं करोगे, सूट फाइल नहीं करोगे, तब तक आपको ये रेमेडी नहीं मिलेगी. ना जस्ट कम टू एक्ट, पता ही है रिलीफ वर्ड इज देयर. तो मुझे कोई बताएगा एसआरए में कितनी रेमेडीज हैं? एसआरए में टोटल रेमेडीज कितनी है? पढ़ा है सबने? ठीक है, जल्दी से बताओ एसआरए में टोटल. देखो, क्रैश कोर्स इज नॉट टू स्टडी डीपली, जस्ट कम टू द क्लास एंड टेक अ ब्रशअप. अच्छा मैम ये सब पढ़ा है, बस मैम हो गया, डन. मैम दूसरा क्लास मत लो, एसआरए हो गया, मजा आ जाएगा ऐसे. हाँ, ऐसे नहीं बताओ. देयर आर टोटल कितनी, हाउ मेनी रेमेडीज अंडर एसआरए? वेरी गुड, दैट आर 7 रेमेडीज. नंबर फर्स्ट दैट इज, प्लीज रिमेंबर, फर्स्ट दैट इज रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी. ठीक है, recovery of property, always remember, is the first kind of remedy under SRA. So we will talk about number first, that is recovery of property. Now we will go through recovery of property में क्या है, किन sections में है, क्या उसके essentials हैं. We will take into consideration all. Yes भूमिका, that's fine, that is 7 recoveries, 7 remedies. recovery of property को हम दो तरीके से पढ़ेंगे. पहली बात तो मुझे बताओ प्रॉपर्टी है क्या, प्रॉपर्टी कितने कैटेगरीज में करोगे? सिंपली दो, एक मूवेबल, दूसरा इमूवेबल. तो हम एसआरए में भी इन्होंने बहुत सिंपली डिमार्केशन कर दिया ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो. उन्होंने बोला अगर आप कह रहे हो कि आपकी प्रॉपर्टी मूवेबल है और आप इसको रिकवर करना चाहते हो, सूट फाइल कर दिया आपने, मुझे वही प्रॉपर्टी चाहिए. प्लीज रिमेंबर देयर आर 2 सेक्शन, दैट इज सेक्शन 7 and 8. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कि आपकी प्रॉपर्टी इमूवेबल है, मुझे चाहिए मेरी प्रॉपर्टी, आई वॉन्ट माई प्रॉपर्टी बैक, सो प्लीज रिमेंबर देयर आर सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6. डीजीएस में ये सेक्शन पे क्वेश्चंस लगातार आ रहा है. सो सेक्शन 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेक्शन 6 में हर तरह से क्वेश्चन बनता है. ओनरशिप के अकॉर्डिंग है क्या, क्या एसेंशियल्स है, क्या स्टेट के अगेंस्ट आप फाइल कर सकते हो, क्या इसमें सेक्शन 6 में जो आप प्रॉपर्टी की रिकवरी करा रहे हो, क्या उसमें आप रिवीजन फाइल कर सकते हो, क्या आप रिव्यू फाइल कर सकते हो, क्या अपील आ सकती है, इज इट अ समरी रेमेडी, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस रेमेडी, what is the difference between section 5 and section 6. So we will discuss all in detail, don't worry about that brief में. पहली रेमेडी आपको पता होगी एसआरए में क्या है, रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी. हाउ मेनी सेक्शंस इट विल कवर? 4 सेक्शंस. मूवेबल प्रॉपर्टी में एनर्जी कहाँ है भाई आप लोग की? 10 तारीख को एग्जाम है, थोड़ा और बढ़ाओ, इतने सारे सब मेंस में दिखे मुझे. हाउ मेनी सेक्शंस आर कवर्ड इन एसआरए? 4. दिवाली खराब कर दी आपकी इन लोगों ने की ना, इसीलिए की है कि उन्हीं को मिलेगा ये मेंस देने को जिन्होंने दिवाली सेलिब्रेट नहीं की. थोड़ा बहुत ही की होगी, कुछ तो पूरा तरीके से की होगी. तो एसआरए में देयर आर 4 सेक्शन which are covered for first remedy, recovery of property. Now just come to the recovery of movable property, section 7, section 8. मेरी थोड़ी बुराई ये है, मैं अपनी बुराई आपको बता दूं, मेरी प्रॉब्लम है, जिन्होंने मुझसे कुछ पढ़ा होगा उन्हें पता होगा, जब मैं क्लास खत्म करती हूँ आई वांट टू आस्क द क्वेश्चन, आई वांट टू गेट बैक ऑल ऑफ द थिंग्स जो मैंने बताया. मैं कुछ उधार नहीं छोड़ती, जो देती हूँ वो ले लेती हूँ. तो आई होप यू ऑल आर रेडी फॉर दैट. तो 4 सेक्शन, मूवेबल के लिए 2, इमूवेबल के लिए 2. नाउ जस्ट कम टू द सेकेंड रेमेडी. प्लीज रिमेंबर ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रेमेडी है. क्यों रेमेडी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एसआरए बड़ा सिंपल है. चैप्टर कितने हैं एसआरए में? 8 चैप्टर्स. रेमेडी कितनी है? 7. एक ऐसी रेमेडी है जो एक साथ 2-2 चैप्टर्स को कवर करती है, दैट इज सेक्शन पार्ट चैप्टर 7 and 8. पढ़ेंगे इन डिटेल में. ये चैप्टर 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है. क्यों? बिकॉज 2018 का जो अमेंडमेंट है इसने आपके चैप्टर 2 को कंप्लीटली नेचर ही चेंज कर दिया. अभी आप सूट फाइल करते थे सिंपली चैप्टर 2 में कि देखिए इस पर्सन ने मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, अब इसने ब्रीच कर दिया, मुझे रेमेडी चाहिए. You are bringing a suit for specific performance of contract. कोर्ट के पास एक डिस्कशन थी, वो चाहे रेमेडी दे, अगर नहीं देगा
तो कहता था क्यों परेशान हो भाई, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन 73 रखा है, हम आपको कॉम्पनसेशन दे रहे हैं, ले लो और घर जाओ। इज इट फाइन? अब लेकिन अगर आप जज बन गए तो प्लीज रिमेंबर, ये 2018 के अमेंडमेंट ने आपको बाउंड कर दिया। जब भी कोई सूट फाइल करेगा फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर चैप्टर 2, you are bound to provide the remedy. You are bound to provide unless there are 3 exceptions. So what they are exceptions, we will discuss in detail. That is specific performance of contract, right? Specific performance of contract. This is the second remedy. प्लीज रिमेंबर, इंडेक्स हमेशा याद रखो। मुझे नहीं लगता डीजीएस में बहुत सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आता है, वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ज्यादा चाहते हैं, लेकिन अगर सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आ जाए और आप गलत करके घर आ जाओ तो इससे ज्यादा त्रासदी कुछ नहीं है। तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि इंडेक्स पूरा रटा पड़ा हुआ है सारे का। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर 2 एंड प्लीज रिमेंबर सेक्शन 9 to section 25, all these sections are covered in chapter 2. तो ये आपके लिए मैं मगिंग के लिए छोड़ रही हूँ, मैं पढ़ा के फिर से पूछूंगी ब्लैक स्क्रीन की जगह व्हाइट स्क्रीन, और आप आंसर दोगे। मुझे एक चीज ध्यान रखना, ये जो आपका सेक्शन 9 है इस चैप्टर में, ये अपने आप में मुझे बड़ा स्पेशल लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि चैप्टर 2 में आपको एक रेमेडी दी है। ये रेमेडी क्या है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके लिए रेमेडी हमेशा किसको मिलती है, कोई मुझे बताएगा किसको रेमेडी मिलती है? नहीं, पूरे इस चैप्टर 2 में रेमेडी किसको मिलती है? जो सूट फाइल करेगा। थोड़ा इजी बता दो, टफ थोड़ी पूछा था। जो प्लेंट फाइल करेगा यानी प्लेंटिफ को। इज इट सो? बताओ मुझे, इज इट सो ना? इसका मतलब एसआरए में जब आप सूट फाइल करोगे आपको कहा जाता है प्लेंटिफ। कैसे फाइल करते हो? थ्रू प्लेंट। आपको कोई जवाब देगा, दैट इज कॉल्ड डिफेंडेंट। वो अपने आंसर में जो लगाता है दैट इज कॉल्ड रिटन स्टेटमेंट। आफ्टर दैट यू नो ऑल द प्रोसीजर बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू द सीपीसी। आई एम सिंपली सेइंग इस चैप्टर 2 में सारे सेक्शंस प्लेंटिफ के लिए हैं, बट ये सेक्शन डिफेंडेंट के लिए। ठीक है, सो दैट इज व्हाट हमेशा याद रखना कि अगर एसआरए में ऐसा क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस डील्स विद द डिफेंस टू द डिफेंडेंट? जस्ट वन सेक्शन, दैट इज सेक्शन 9। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। बाकी सारे सेक्शन जो हैं वो इस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हम इन डेप्थ पढ़ेंगे, राइट? नाउ एज आई सेड कि नेचर बदल गया है चैप्टर 2 का। क्या हो गया? मैंने कहा पहले यहाँ पर सेक्शन 10 में हुआ करता था, अब यहाँ पर शैल हो गया। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, आपका क्रैश कोर्स में भी फोकस जो रहेगा चैप्टर 2 पे जरूर रहेगा। चैप्टर 2 के हर एक सेक्शन, स्पेशली सेक्शन 10 की एक्सेप्शंस बहुत अच्छे से तैयार करके जाना, क्योंकि एसआरए में सेक्शन 14 कंप्लीटली बदल गया है। अब वो माइंड में मत रखना एडिक्वेट रेमेडी है कि नहीं है, दैट आर not to be taken into consideration. First remedy, recovery of property, movable, immovable. Second, immovable property, section 6 and section 5 also. Now, second remedy is provided under chapter 2, is specific performance of contract from section 9 to 25. Section 9 deals with only and only defenses to the defendant. Okay, so now just come to the third remedy. Third remedy is rectification. राइट अभी हम सिर्फ इंडेक्स बेस देख रहे हैं, आगे हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। रेक्टिफिकेशन ये अलग रेमेडी है। रेक्टिफिकेशन की जो रेमेडी है उसका एक सेक्शन, सिर्फ और सिर्फ एक सेक्शन है, दैट इज सेक्शन 26। वन सेक्शन, वन रेमेडी। आपसे पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग रेमेडी कवर्स ओनली वन सेक्शन, दैट इज rectification. Now I just want to give you the meaning of rectification. Rectification is simply the correction, modification. मैंने और आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, मैं सोच रही हूँ कि एक्स प्रॉपर्टी मैं आपको बेच रही हूँ, आप सोच रहे हो कि मैम मुझे वाई प्रॉपर्टी बेच रही है, दोनों की इंटेंशन खराब नहीं है, बट वी आर नॉट एबल टू असर्टेन कि हम किसकी बात करें हम। लेकिन एक्चुअल जिस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, जब वो डॉक्यूमेंट आता है प्रिंट फॉर्म में, उसमें हमारी एक्चुअल इंटेंशन एक्सप्रेस नहीं हो रही। हमने कहा ये क्या हुआ, हम तो एक्स प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे, ये तो वाई प्रॉपर्टी लिखा हुआ है। व्हाट कैन वी डू? कैन वी ब्रिंग अ सूट? यस, वी कैन ब्रिंग द सूट। इज इट अ सिंपल रेमेडी? हमें और कुछ नहीं चाहिए। वी ओनली वांट कि इस डॉक्यूमेंट में एक्स की जगह, सॉरी वाई की जगह पर एक्स लिख जाए, बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो इसके लिए यू विल हैव टू मूव फॉर रेक्टिफिकेशन प्रोवाइडेड अंडर चैप्टर 3। रेक्टिफिकेशन कहता है कि अगर दो पार्टीज हैं
उनकी म्यूचुअल मिस्टेक की वजह से या फिर फ्रॉड या अनलॉफुलनेस ऑन द अपरेंट ऑफ नॉट ऑन द अपरेंट ऑफ रिकॉर्ड। तो वो जो चीजें हैं की वजह से आपका रियल इंटेंशन एक्सप्रेस न कर रहा डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट है वो रियल इंटेंशन एक्सप्रेस नहीं कर रहा। रियल इंटेंशन क्या थी आपकी, एक्स प्रॉपर्टी, वो एक्सप्रेस क्या कर रहा है, वाई प्रॉपर्टी। तो क्या करोगे, करेक्शन। So that is what the third remedy is, simply rectification provided under section 26. I hope you understand. हाँ वो हम आगे पढ़ेंगे, बाकी इसका इस चैप्टर में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में शैल वर्ड दिया, बाकी हम पढ़ेंगे इन डिटेल, नॉट टू बी वरी ऑन दैट। रेक्टिफिकेशन इज इट फाइन। नाउ जस्ट कम टू द रेसेशन। रेसेशन आपका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है because sometime it may be confused with cancellation, it may be confused with rectification। रेसेशन जो सिंपली एक रेमेडी है, ये आपकी फोर्थ रेमेडी है। तो चैप्टर कौन सा बनेगा आपका, फोर्थ। कितना सिंपल है ना, ऐसा लग रहा है आप ही के लिए ड्राफ्ट किया गया पूरा है, सारे बिल्कुल सिंपल। पहला चैप्टर ये, दूसरा ये, तीसरा ये, सब इजी। नाउ चैप्टर 4 रेसेशन। प्लीज रिमेंबर रेसेशन के लिए जो आप सेक्शन पढ़ोगे दैट इज सेक्शन 21 to 30, ठीक है। तो ये सेक्शन अभी मैं पूछूंगी आपसे, सेक्शन 27 से 30 तक आपको रेसेशन मिलेगा। रेसेशन हमेशा टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का होता है। सपोज करो कि दो लोग मिलके कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जबकि उस कॉन्ट्रैक्ट में हमारी जो कंसेंट लिया आपने वो अनड्यू इन्फ्लुएंस से ली है, ठीक है। आपने बोला मैम कॉन्ट्रैक्ट कर लो, बड़े ईमानदार हैं हम तो, आप तो जानते हो, जाने पहचाने स्टूडेंट है। आई थॉट कि यार सामने रोज देखने वाले बच्चे मेरे साथ तो गलत नहीं करने वाले, लेकिन क्योंकि लॉयर है थोड़ा डर बनता, बट मैंने नहीं किया। सो अगर आपने मेरी कंसेंट ली undue influence में आके, and I believed on it and I entered into the contract and the contract is formed, then I came to know my God what happened with me। आपने मेरे साथ undue influence, वो भी मेरे साथ, तो लॉयर तो मैं भी हूं ना, मेरे भी सेंसेस, थोड़ा मुझे बुरा लगा। एंड देन आई ब्रिंग अ सूट अगेंस्ट यू एंड मैं बोल रही हूँ कि मेरी कंसेंट ली है undue इन्फ्लुएंस से, दिस कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन एंटर्ड नॉट बिकॉज ऑफ माई फ्री कंसेंट बट द कंसेंट वॉज टेकन थ्रू undue इन्फ्लुएंस। तो कोर्ट कहेगा क्या चाहते हो आप, तो मैं कह रही हूँ बस इस कॉन्ट्रैक्ट को मेरी नजर से हटा दो, कंप्लीटली एंड कर दो। आई डोंट वांट टू इन्फोर्स एंड ही विल नॉट बी अलाउड टू इन्फोर्स दिस कॉन्ट्रैक्ट। सो प्लीज रिमेंबर रेसेशन इज द रेमेडी which ends the contract। Now just come to the earlier remedy, that is rectification। rectification क्या कर रही थी, not ending the contract, it is simply making a correction on the contract। so I hope you understand the difference between these two। rectification में आप सिर्फ correction करते हो, recession में not about contract, we are going to simply end the contract। there are 27 to 30 sections। प्लीज रिमेंबर सेक्शन 28 से आपको डीजीएस में क्वेश्चन आ चुका है, पता नहीं क्यों लोगों ने 28 को अवॉइड किया, लोगों को लगा 28 में सच क्या है। तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे, सारे का एक भी चीज छोड़ेंगे नहीं, बिकॉज मेरा टारगेट ये है, देखो हमको माइनर लॉ मिला है सारे पढ़ाने को, मैं नहीं चाहती कि सारे के 5 क्वेश्चन में से 4 करके आओ और एक गलत करके आओ, तो 5 मतलब 5 चाहिए, नॉट अ सिंगल मिस्टेक, और नहीं होगी। आई होप इफ यू बिलीव ऑन मी इट विल नॉट बी देयर। तो 27 to 30 में एक सेक्शन है 28 जो सिंपली कॉन्ट्रैक्ट को आप एंड कर रहे हो ब्रिंगिंग द सूट, और इसके बाद कोर्ट जजमेंट दे देता है। आफ्टर द जजमेंट, इवन आफ्टर द जजमेंट द कोर्ट इज गिवन द कंट्रोलिंग कैपेसिटी। तो वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट सेक्शन 28। आप देखिएगा इसमें एक क्वेश्चन आपको मिला हुआ है, राइट। नाउ जस्ट कम टू द फिफ्थ रेमेडी। व्हाट इज द फिफ्थ रेमेडी, दैट इज वेरी गुड, कैंसिलेशन। ऐसे बताओगे तो सारे मैं आज खत्म कर दूंगी आपका। ओके, सो कैंसिलेशन इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 31 to 33। 31 to 33 प्लीज रिमेंबर, जब हम ये पढ़ते हैं तो एक आपका जजमेंट है मोरी बीबी वर्सेस धर्मदास, सबने सुना होगा। आपकी स्टार्टिंग ही एलएलबी की मुझे लगता है इसी केस से हुई होगी, है ना। मतलब ये जजमेंट मेरे ड्यूरिंग एलएलबी जो ये फर्स्ट केस था जिसने मुझे सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया था, मतलब इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, फैक्ट्स वर वेरी इंटरेस्टिंग। इसके बाद मुझे पहली बार लगा कि कोई माइनर भी इतना चालाक हो सकता है। ओके, तो मोरी बीबी वर्सेस धर्मदास, कैंसिलेशन की रेमेडी 31 to 33। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ जस्ट कम टू द सिक्स्थ रेमेडी। सिक्स्थ रेमेडी इज अबाउट डिक्लेरेशन
ओके अच्छा मैंने कैंसिलेशन का थोड़ा ब्रीफ बता देती हूँ. कैंसिलेशन इज नथिंग मोर देन स्ट्राइक आउट द कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली. सपोज कि आपने कोई विल किया, ए ने बी के लिए कोई विल किया और वसीयत जिसे बोलते हैं हिंदी में. इसके बाद उसको लगा कि अरे हमारे साथ तो अनलॉफुल एक्ट किया गया था या फिर हमारी इन्फ्लुएंस जो भी लिया गया. इस कॉन्ट्रैक्ट को अगर आप या इंस्ट्रूमेंट को अगर आप कैंसिल करते हो तो कैंसिल का मतलब होता है कंप्लीटली वाइप आउट द इफेक्ट ऑफ इट. कंप्लीटली वाइप आउट, बिल्कुल हटा दो, डॉक्यूमेंट भी हटा दो. फॉर एग्जाम्पल अगर आप सपोज करो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी सबने पढ़ा, हाथ ऊपर कर दो सभी लोग. अरे ऐसे इतना छोटा सा हाथ क्या होता है, फुल विद कॉन्फिडेंस. टीपीए पढ़ा, बाकी किसी ने नहीं पढ़ा, सब बैठे हैं कह रहे हैं अरे छोड़ो भाई. पढ़ा सबने है, एलएलबी में पढ़ा है, सो डोंट से. टीपीए में आप सिंपली एक चीज पढ़ते हो कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करोगे, द फर्स्ट थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट वाज ऑलवेज मस्ट बी इन रिटन फॉर्म. अब भाई रिटर्न फॉर्म में है तो क्या रजिस्टर नहीं कराओगे? तो आपने वहां पढ़ा है 100 रुपए से ज्यादा की वैल्यू, रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी. तो आई होप यू अंडरस्टैंड. तो आपने किसी इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग को रजिस्टर्ड करा लिया, आप एसआरए में जाना चाह रहे हो, कैंसिलेशन मांग रहे हो. सो प्लीज रिमेंबर कैंसिलेशन में कोर्ट दो काम करता है. एक उस इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग को कैंसिल करेगा, प्लस अगर वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है तो वो उसकी ड्यूटी है कोर्ट की कि उस रजिस्ट्रार ऑफिसर के पास वो कॉपी भेजेगा उस जजमेंट की और बोलेगा तुम्हारे पास ये जो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है इसको क्रॉस कर दो. क्यों? क्योंकि जनरली जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आप कहाँ जाते हो? वैसे तो अभी नहीं खरीदी होगी आपने, आई विश कि जल्दी खरीदें. तो प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो आप उस प्रॉपर्टी को एग्जामिन करते हैं उस जगह पर जाके. यही सफिशिएंट नहीं है, आपको कहाँ जाना होता है? जहाँ रजिस्टर्ड कराते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस, वहां जाके एग्जामिन करो कि सच में ये ओनर था कि नहीं, इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, इस डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी क्या है. इफ यू वांट टू एग्जामिन ऑल दीज थिंग्स तो फिर वहां पर रजिस्ट्रार ऑफिस में वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड फॉर्म में है. तो अब बताओ मुझे, आपने ईपीए में सेक्शन 4, आई थिंक सेक्शन 4 नोटिस पढ़ा है. नोटिस का मतलब दो तरीके की नोटिस, एक कंस्ट्रक्टिव एक एक्सप्रेस. अब मुझे बताओ सिंपली रजिस्ट्रार ऑफिस में गए, डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड फॉर्म में मिली है जिसमें ए को ओनर दिखाया गया है, तो तब भी क्या कैविएट एम्प्टर लगाओगे? सिंपली वो खरीद लेगा. तो यहाँ गलती किसकी? यहाँ पर कोर्ट से अगर आप कैंसिलेशन मांग रहे हो तो इसको डॉक्यूमेंट को कैंसिल यहाँ से भी कराओ. अगर आप यहाँ से करा लोगे तब भी अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है तब वो बोनाफाइड परचेजर नहीं है. अदरवाइज अगर कोर्ट ने ये काम नहीं किया, रजिस्ट्रार ऑफिस के पास जाकर उसको ये कैंसिलेशन का इफेक्ट खत्म नहीं किया, तो वहां पर यू विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज अ बोनाफाइड परचेजर. आपकी गलती नहीं है, आप रजिस्ट्रार ऑफिस में गए, वहां प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड थी, ए का उसमें नाम था. आई होप यू अंडरस्टैंड. So this is the seriousness of this remedy under section 31. If you want to have the effect which is in zero form, अगर आप उसको डॉक्यूमेंट के इंस्ट्रूमेंट राइटिंग को इफेक्ट खत्म करना चाहते हो तो कोर्ट की वहां ड्यूटी है कि अगर वो रजिस्टर्ड फॉर्म में है तो रजिस्ट्रार ऑफिस से उस कॉपी को, जजमेंट की कॉपी भेजकर वहां भी उसका इफेक्ट खत्म करा दो. ठीक है, ये ब्रीफ सा स्टोरी है. नाउ जस्ट कम टू द डिक्लेरेशन. मेरे पास एक लीगल राइट है, सपोज आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल, आई बिलोंग टू द ओबीसी कैटेगरी. इज इट द, इफ आई बिलोंग टू द ओबीसी कैटेगरी इट्स मीन दैट मुझे कुछ तो रिलैक्सेशन मिलेगा, फॉर्म फिल करूंगी सर्विसेज में. तो ये मेरा कौन सा वो है? आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल, प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली, राइट. तो आई एम जस्ट ओनली टेकिंग इट. ये मेरा लीगल राइट है बिकॉज आई हैव गिवन द लीगल राइट. इफ आई एम बिलोंगिंग टू द रिजर्व कैटेगरी तो मेरा ये लीगल राइट है. सपोज करो गवर्नमेंट डिनाई कर दे मुझे, नो यू आर बिलोंगिंग टू द अनरिजर्व कैटेगरी, क्या होगा आपके साथ? देन यू विल नॉट बी एबल टू अवेल द बेनिफिट्स. तो फिर आप क्या करोगे? तो आप कोर्ट से बोलोगे कि डिक्लेयर कर दो बिकॉज आई एम हैविंग दैट पर्टिकुलर लीगल राइट ऑफ कैरेक्टर. वन थिंग, सपोज लीगल कैरेक्टर वो मुझे बता रही हूँ आपको. एंड सेकेंड थिंग इज दैट अगर आप सपोज करो आपके फादर ने आपसे खुश होके डीजेस का प्रीलिम निकल गया होगा तो खुश हो जाएंगे, एंड ही सेड दैट चलो ठीक है ये प्रॉपर्टी मैं तुम्हें दे रहा हूँ. तो ही हैज गिफ्टेड दिस प्रॉपर्टी टू यू. नाउ यू हैव बिकम ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, तो आपका लीगल राइट हो गया. अब लीगल राइट टू होल्ड द प्रॉपर्टी है ना, राइट टू प्रॉपर्टी आपको मिला, राइट ऑफ प्रॉपर्टी. लेकिन इसमें किसी ना किसी को तो बुरा लगेगा ऑब्वियसली. वो कहेगा कि नहीं दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू माय फादर, हम दोनों भाई हैं, हमारा इक्वल शेयर होना चाहिए. तो प्लीज रिमेंबर डिक्लेरेशन कहती है कि अगर आपके पास कोई लीगल कैरेक्टर है, सपोज कोई रिजर्व कैटेगरी या सपोज अडॉप्टेड चाइल्ड, बहुत सारी चीजें, यू हैव अ पर्टिकुलर डिजिग्नेशन, पोस्ट, एनीथिंग एल्स,
या फिर आपके पास किसी प्रॉपर्टी को लेके राइट है, यू आर हैविंग द ओनरशिप, यू आर द ट्रस्टी ऑफ द प्रॉपर्टी, है ना। तो इन केस में आप कोर्ट से डिक्लेयर कराओ कि आई एम हैविंग दैट लीगल कैरेक्टर, आई एम हैविंग द राइट टू प्रॉपर्टी, बट प्लीज रिमेंबर देयर मस्ट बी समवन जो डिनाई तो करे। ऐसे ही चीखना शुरू कर दोगे, सर मेरे पास, मैं ओनर हूँ इस प्रॉपर्टी का, डिक्लेयर करोगे आई एम द ओनर, क्यों चिल्ला रहे हो? देयर इज समवन, इज देयर एनीवन जो डिनाई कर रहा है आपको? तो बिना किसी के डिनाइल के आप सूट फाइल करे हो। सो प्लीज रिमेंबर, इस डिक्लेरेशन की रेमेडी में वी विल डिस्कस देयर मस्ट बी, यू हैव अ लीगल राइट, यू हैव अ लीगल कैरेक्टर, राइट टू प्रॉपर्टी, देयर मस्ट बी समवन जो आपकी इस कैपेसिटी को डिनाई करे, और उसका डिनाइल सब्सटैंशियल होना चाहिए। आपका पड़ोसी कह रहा है तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है, तो बुरा लगा, डिक्लेरेशन सूट फाइल कर दिया। इज इट पॉसिबल? प्रॉपर्टी नेबर के कहने से क्या होता है? क्या नेबर का सिंपली ये कह देना कि आप इस प्रॉपर्टी के ओनर नहीं हो, आपके राइट पे इफेक्ट पड़ रहा है? तुम पूरा दिन गाना गाओ, रिकॉर्डेड कर लो, मैसेज भेज दो मुझे, आई डोंट केयर। बिकॉज प्लीज रिमेंबर, अगर कोई डिनाई करे तो उसके डिनाइल से आपके राइट पर सब्सटैंशियल इफेक्ट पड़े, देन यू शुड मूव फॉर दिस रेमेडी ऑफ डिक्लेरेशन। ये कोई आपको नया राइट नहीं देता, मैं बता दूं आपको, यहाँ भी डीजीएस में क्वेश्चन आया है ये कि इस रेमेडी में क्या ये कोई राइट देती है आपको? क्या बोलोगे आप? नो, आपके पास ऑलरेडी राइट होता है, आपके पास वो लीगल कैरेक्टर है, आपके पास राइट टू प्रॉपर्टी है, बट आप कोर्ट से चाह रहे हो कि डिक्लेयर कर दो, क्योंकि कोर्ट की कुछ तो वैल्यू समझो ना, तभी तो सब यहाँ बैठे हो। कोर्ट की देखो वैल्यू क्या है, आप कह रहे हो आप डिक्लेयर कर दो। एनडी तिवारी वर्सेस रोहित शेखर, यू ऑलवेज रिमेंबर, तो उसमें क्या हुआ था एनडी तिवारी वर्सेस रोहित शेखर में? क्या? हाँ, मेरे माइंड में स्कैनिंग है, मुझे पता है मैंने किसको पढ़ाया है। यस, फॉर एग्जाम्पल एनडी तिवारी कांग्रेस के बहुत वर्सेटाइल पॉलिटिकल लीडर थे। अचानक से एक रोहित शेखर आए, उन्होंने मीडिया में बोला आई एम द बायोलॉजिकल सन ऑफ दैट पर्सन, और उन्हें एकदम डर लग गया। एनडी तिवारी बोले हाउ कैन इट बी हैपन, आई डोंट नो, एंड ही सेड दैट आई एम डिनाइंग दिस कैपेसिटी, so he said that I am having the legal character to be called a biological son of honorable governor and others, आपको पता होना चाहिए। तो फिर उन्होंने मना कर दिया, he said no, I don't know you, तो ऑब्वियसली ही सेड कि मुझे बुरा लग रहा है। देन ही मूव टू द कोर्ट, ही सेड कि सर डिक्लेयर कर दो कि मैं इन एनडी तिवारी का बायोलॉजिकल सन हूँ, लीगली ना मानो एटलीस्ट बायोलॉजिकल तो हूँ। तो कोर्ट ने बोला कि सेक्शन 34 एंड 35 ऑफ एसआरए गिव्स द लीगल राइट और लीगल कैरेक्टर एंड ही इज एम्पावर्ड टू मेक दिस काइंड ऑफ डिक्लेरेशन, और वहां पर पैटर्निटी का राइट डिस्कस हुआ है। तो अभी मैं यहाँ ब्रीफ में बस बता रही हूँ कि डिक्लेरेशन की रेमेडी सिंपली आपको ये चीजें देती है। नाउ जस्ट कम टू, अच्छा सेक्शंस बताए मैंने कितने हैं, कहाँ से कहाँ तक? 34 से 35 तक। हाँ, डिक्लेरेशन इन एक सेकेंड, और इसमें सेक्शन 34 और 35 में 35 जो है डिक्लेरेशन इन रेम नहीं, डिक्लेरेशन इन पर्सोनम। 35 में ना, हाँ, तो ये 35 में हम पढ़ेंगे इसको इन डिटेल में। अभी सिंपली इट्स टिल 12:15 क्या है, टाइम हो गया, टाइम इज ओवर ना, हम ही ने लेट शुरू किया था। ओके, तो इज इट ओवर? बस एक रेमेडी डिस्कस कर लो, लास्ट वाली। थैंक यू, आपने इतना बड़ा मौका दिया हमें। ओके, डिक्लेरेशन के बाद आफ्टर दैट इज द लास्ट रेमेडी दैट इज इंजंक्शन, राइट। इंजंक्शंस को भी कवर करेंगे हम। इंजंक्शंस प्लीज रिमेंबर, इंजंक्शन की रेमेडी आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये पूछी गई है। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक क्वेश्चन मिला था हमें कि मैंडेटरी इंजंक्शन में क्या मैंडेटरी होता है कोर्ट के लिए देना? तो मैंडेटरी वर्ड से ये मत समझ लेना कि वो मैंडेटरी होता है, वो डिस्क्रिशनरी होता है, तो वो डीजीएस में दिया था। एनीवेज, so this is injunction, we will cover from section 36 to 42, and now then SRA will be completed. I'm extremely sorry for that I attended the class delay because I was a little bit confused about this time. So this is something which is the introductory class. I hope you understood. I'm not going to ask the questions, so be happy, right? नेक्स्ट डे आई विल ट्राई टू कंप्लीट द SRA, बट आई होप कि इसका इंडेक्स याद कर लेना, ठीक है। एक काम और दे दूं अगर आप चाहो तो 2018 के अमेंडमेंट से हमने कुछ चीज़ें सब्स्टिट्यूट की हैं, कुछ चीज़ें हमने इंसर्ट की हैं, और कुछ सेक्शन में सिर्फ सिंपली अमेंडमेंट किया है। तो कल मैं जब क्लास स्टार्ट करूंगी, आप मुझे बस यही बता देना कि कौन से हमने सब्स्टिट्यूट किए हैं, कौन से अमेंड किए हैं, कौन से इंसर्ट किए हैं, वन थिंग, एंड डेट ऑफ इन्फोर्समेंट। थैंक्स फॉर टुडे।